So, hello everyone, this is Mike sir here on the platform of Cavalier India. कैवेलियर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे आपके सामने हम लोग यहाँ पे जीएस के टॉपिक्स की स्टडीज कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने एनडीए और सीडीएस के एग्जामिनेशन की एनालिसिस करी और उस एनालिसिस के बाद में मैं आपके साथ में फिर से एक बार अवेलेबल हूँ, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली पॉलिटी के कुछ मिसलिनियस सेक्शंस को कंटिन्यूसली एनडीए और सीडीएस की एग्जामिनेशन से रिलेटेड टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करते चलेंगे। जिसके अंदर आज का पहला टॉपिक मैंने उठाया हुआ है, वो टॉपिक है आपका ये जिसको हम लोग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये आपका एनडीए का एग्जाम नियर है और एनडीए के एग्जाम आने वाले सितंबर में। इस एग्जामिनेशन के अंदर बहुत रैपिड रिवीजन सीरीज में भी ये सब आपके लिए यूजफुल है और आने वाले बेसिक बैच के लिए जो एनडीए सीडीएस का आपका बैच है उसके लिए भी ये जीएस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली हम लोग को आज शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन करना है। क्या होते हैं शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसको हम लोग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो इस कैवेलियर इंडिया के प्लेटफॉर्म से मैं आपको आज इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे सामने दिए गए, इसको आप लोग बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के एक इंपॉर्टेंट पार्ट में या कॉन्स्टिट्यूशन के एक इंपॉर्टेंट हिस्से में मान के चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 कैटेगराइजेशन रहता है। 3 कैटेगराइजेशन का मतलब हम इस नेशन को चलाने के लिए, इस लॉ को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करते हैं, अपने संविधान को फॉलो करते हैं। तो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और बहुत सारे लॉज के बारे में मेंशन किया गया, जिसमें से कुछ लॉज एंड रेगुलेशन को समझने के लिए हमारे पास में एक तो तरीका है कि हम उसके पार्ट्स पढ़ लें। तो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल मिला के 22 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किए। उन 22 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ में इन्हीं पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। आर्टिकल्स बेसिकली आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 395, 1 से लेके 395 मेजर आर्टिकल्स और उसके अमेंडमेंट्स के साथ में अप्रोक्स 450 आर्टिकल्स हमारे साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स, जो पार्ट 22 पढ़े हमने, 395 आर्टिकल्स अप्रॉक्स या 450 आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही मेजर हिस्सा माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट माना जाता है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसी के अंदर एक और चीज को मर्ज किया गया है जो एक स्पेशल कैटेगराइजेशन के तौर पर शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है। तो शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर लाइक एक्स्ट्रा या फिर सम उस तरीके की चीजें हैं हमारी, जिसको हम लोग बेसिकली बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी मेंशन की गई हैं, कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक्स्ट्रा कैटेगराइजेशन के तौर पर वर्क किया हो। एक्स्ट्रा कैटेगराइजेशन की बात करेगा, हमें अपने पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1 से लेकर 22 तक में सब कुछ मिल जाता है, सारी चीजें ऑलरेडी उसके पार्ट में दी गई है, सारे आर्टिकल्स हमें हमारे पार्ट में यहाँ पे मेंशन कराए गए। तो सारे पार्ट्स, सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी हमारे पास में सब कुछ मेंशन किया गया। तो बचता क्या है फिर? कुछ ऐसी चीजें जो मिसलिनियस का पार्ट है, कुछ ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पार्ट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर क्लॉजेस में ना आ पाई हो या कुछ एक्स्ट्रा हमें चीजों का एडिशन करना रहा हो, तो हमने उसको बनाया शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इस शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली हम लोग 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि 12 शेड्यूल्स हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होते हैं। कितने? 12 शेड्यूल्स। इन 12 शेड्यूल्स को 1 बाय 1 हम लोग एक एक कैटेगराइजेशन के तौर पर पढ़ेंगे और देखेंगे किसके अंदर किस किस चीजों के बारे में लिखा गया। यहाँ पे आप लोग इसकी एक ट्रिक देख रहे हो, ये ट्रिक के मीडियम से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। 12 शेड्यूल है और हमारे पास में टोटल मिला के 12 लेटर्स है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम की अगर हम लोग बात करें तो टी का मतलब होता है हमारा टेरिटरीज से, ई का मतलब होता है इमोल्यूमेंट से, ए का मतलब होता है एफर्मेशन से, आर का मतलब होता है राज्यसभा से, एस का मतलब होता है शेड्यूल एरिया, और शेड्यूल एरिया का मतलब उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इसकी बात की जाती है। ओ का मतलब कुछ अदर स्टेट्स हैं हमारे, ठीक है, जैसे हम लोग बात करें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जैसी कुछ स्टेट्स है हमारे पास। एफ का मतलब फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट या फिर सरकार का कैसा स्ट्रक्चर है उसकी बात होती है। ओ का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस होता है। एल का मतलब लैंड रिफॉर्म्स होता है और डी का मतलब यहाँ पे डिफेक्शन होता है या डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स की बात करते हैं, हिंदी में दल बदल बोला जाता है। और हम लोग पी का मतलब पंचायती राज बोलते हैं, एम का मतलब म्युनिसिपैलिटी। तो ऐसे मिला के टोटल 12 पार्ट्स में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स का डिवीजन करते हैं। तो ये 12 शेड्यूल्स का डिवीजन, इसको एक एक करके अभी हमें समझना है, इसके कैटेगराइजेशन की अंडरस्टैंडिंग को समझना है, कैसे हम लोग इनको समझ सकते हैं। ये तो याद करने का एक तरीका हो गया
कि आपको 12 शेड्यूल अभी याद हो जाएंगे। जब आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम पढ़ोगे तो आपको टी का मतलब पहले शेड्यूल में टी है तो टी का मतलब टेरिटरी याद आ जाएगा। दूसरा शेड्यूल जिसके अंदर ई लिखा हुआ है वो दूसरा शेड्यूल है जिसका मतलब इमोल्यूमेंट्स आपको पता चल जाएगा। तीसरा शेड्यूल जिसके अंदर ए लिखा हुआ है, ए का मतलब एफर्मेशन, आपको एफर्मेशन का पता चल जाएगा। तो ओवरऑल ये सारा का सारा जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट दिया गया है ये अभी याद करने के लिए हमने एक ट्रिक को समझा जिसको टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम कहते हैं। हमने ये समझ लिया कि व्हाट आर शेड्यूल्स होते क्या। अब इनका कैटेगराइजेशन को वन बाय एक एक करके समझ लेते हैं कि हम लोग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें पढ़ने जा रहे हैं और कौन सी चीजें शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होती है। ठीक, तो हम लोग एक एक करके इसके कैटेगराइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे हम लोग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारे शेड्यूल्स, इन शेड्यूल्स की बात करें 12 शेड्यूल्स है। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला TEARS, पहले आप लिख लीजिए टीयर्स। ठीक, तो टीयर्स के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ये शेड्यूल नंबर 1, ये शेड्यूल नंबर 2, ये शेड्यूल नंबर 3, ये शेड्यूल नंबर 4 और शेड्यूल नंबर 5। ऐसे करके टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले टीयर्स की बात कर लेते हैं। शुरू के 5 शेड्यूल्स टीयर्स है। टी का मतलब यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, टेरिटरी, टेरिटरी की बात करी। किसकी टेरिटरी की बात हो रही होगी, इंडियन टेरिटरी की बात हो रही होगी। ये जो हमारा इंडिया है, ये जो प्रॉपर हम इंडिया की बात करते हैं, ये हमारा इंडिया कहाँ से लेके, जम्मू कश्मीर या जम्मू से लेकर हम लोग कन्याकुमारी तक इसकी बात करते हैं, ये हमारा इंडिया है। ये जम्मू से कन्याकुमारी तक, और फिर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। कहने का मतलब ये है कि इंदिरा कूल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक, इंदिरा कूल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक, इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी के भी और नीचे आता, अंडमान निकोबार में आता। और गुजरात के अंदर गुहार मोती से लेकर अरुणाचल प्रदेश के केबितु तक, ये पूरा का पूरा रीजन हमारी टेरिटरी का पार्ट है। किसका पार्ट है, टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है। ये पूरी की पूरी जो टेरिटरी है, जिस टेरिटरी में टोटल मिला के 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ये सब हमारे किसका पार्ट है, टेरिटरी, हमारा ज्योग्राफिकल एरिया। तो शेड्यूल नंबर 1 डिफाइन करता है व्हाट इज टेरिटरी, टेरिटरी है क्या, तो ये है हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस टेरिटरी की बात शेड्यूल नंबर 1 में बताई जा रही है। शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो शेड्यूल नंबर 2 हमें बता रहा है इमोल्यूमेंट्स के बारे में। ई का मतलब दिया गया इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है, इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है सैलरी या वेजेस से। कहने का मतलब ये है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का मतलब कोई हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, कोई हमारे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है, कोई हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है। इतने सारे लोगों की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, तो उनकी क्या सैलरी रहेगी, उनका इमोल्यूमेंट्स क्या रहेगा, उस सैलरी और उस वेजेस, उस इमोल्यूमेंट्स की बात यहाँ पे की जा रही है। किसकी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे रहने वाले कुछ हेड पोजीशंस हैं, उनकी क्या सैलरी होगी, क्या वेजेस होगी, उसके बारे में डिक्लेरेशन क्या करता है, शेड्यूल नंबर 2 उसका डिक्लेरेशन करता है। शेड्यूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। शेड्यूल नंबर 3 के अंदर आता है एफर्मेशन। ये बात करता है एफर्मेशन। तो एफर्मेशन क्या है, एफर्मेशन का मतलब बड़ा सिंपल है, ओथ। ओथ सेरेमनी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दे दी जाए और आपसे ओथ ना दिलाई जाए तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की उस पोजीशन का मिसयूज करोगे। तो ओथ सेरेमनी बेसिकली दिलाई इसलिए जाती है जिससे आप अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का अच्छे से रिचफुली प्रॉपर तरीके से यूज कर पाओ। कि अगर आपको हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी कि आप जो भी काम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए और उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। तो आप मिसकंडक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करने की कोशिश नहीं करेंगे, इस बात की आपको ओथ दिलाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये दोनों एक दूसरे को ओथ दिलाते हैं। ये हमें कौन से पार्ट में दिखाई, कौन से शेड्यूल में दिखाई देता है, शेड्यूल नंबर 3 में ओथ सेरेमनी की बात होती है। आर का मतलब है यहाँ पे राज्यसभा, आर का मतलब है यहाँ पे राज्यसभा। यहाँ पे राज्यसभा का क्या मतलब है, राज्यसभा में बात हो रही है सीट्स के एलोकेशन को लेकर, राज्यसभा में बात हो रही है सीट्स के एलोकेशन को लेकर, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करें तो शेड्यूल नंबर 4 बात कर रहा है राज्यसभा में सीट्स का एलोकेशन।
कैसे होता है सीट्स का एलोकेशन, किस तरीके से होता है, हमें ये बहुत अच्छे से पता है। हमारा ये पार्लियामेंट है और इस पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। लोकसभा के अंदर जो भी लोग चुन के आ रहे हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। ये लोग कैसे आ रहे हैं? डायरेक्ट इलेक्शन से। मतलब इसके अंदर जनता रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग रिस्पॉन्सिबल है कि हम लोग जाएंगे, हम लोग जाके वोट करेंगे और वोट करने के बाद जो मेंबर्स को चुनेंगे वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे। और वो कहाँ के मेंबर्स बन जाएंगे? लोकसभा के मेंबर बन जाएंगे। तो इसके अंदर तो जो भी 550 अप्रोक्स मेंबर्स बैठ रहे हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट चुनाव से या डायरेक्ट हम लोग चुन के उनको वहां पे भेजते हैं। फिर बचता है राज्यसभा। तो ये राज्यसभा के अंदर कौन लोग हैं? राज्यसभा के अंदर जो लोग आते हैं वो हमारे द्वारा चुने हुए लोग नहीं है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक प्रोसीजर होता है। तो राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के भी नीचे कुछ हाउस होते हैं, लेजिस्लेचर। कौन सा लेजिस्लेचर? स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर जिसमें विधानसभाएं आती हैं, विधान परिषद आती हैं। जो राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में जो लेजिस्लेचर, विधानसभाएं, विधान परिषदें हैं, वो विधानसभाएं, विधान परिषदें जिनको हमने चुना था। यहाँ सब कौन होते हैं? या तो एमएलए होंगे या एमएलसीज होंगे। इनको हमने चुना था डायरेक्ट इलेक्शन से, खास करके एमएलए को, और इनको हमने चुना और इन्होंने क्या करा? राज्यसभा को चुन लिया। तो ये हम लोग राज्यसभा में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं इनके इलेक्शन में। हमने विधायक चुने और विधायकों ने जाके राज्यसभा चुन ली। तो राज्यसभा को चुनने का अधिकार विधायकों को दिया गया। वो विधायक जो होते हैं वो सीधे राज्यसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग का काम है विधायक चुन को दे देना, और विधायक क्या करते हैं? वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। अप्रोक्स 250 सीटें होती हैं राज्यसभा के अंदर। और ये राज्यसभा में जो सीट्स का एलोकेशन, सीट्स का जो बंटवारा हो रहा है, बंटवारा कहने का मतलब, अब जैसे मैंने यहाँ यूपी लिखा, तो हर राज्य में अलग अलग सीटें हैं राज्यसभा के लिए। यूपी से अगर राज्यसभा में सीटें जाएंगी तो 31 सीटें यूपी से राज्यसभा में जाती है। महाराष्ट्र की बात कर लें तो अप्रोक्स 18 सीटें आपकी महाराष्ट्र से देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ऐसे बात कर लें गोवा वगैरह की, यहाँ से सिर्फ एक ही सीट जाती है, सिंगल सीट, एक ही सीट जाती है। तो हर राज्य से पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है कि वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग राज्यसभा में जाएंगे। तो इसी को कहते हैं हमें राज्यसभा के अंदर सीट्स का एलोकेशन। राज्यसभा में सीट्स का एलोकेशन कैसे होगा? कौन से राज्य से या कौन से स्टेट से कितनी कितनी सीट्स आएंगी, वो सीट्स का एलोकेशन कराता है हमारा शेड्यूल नंबर 4। तो शेड्यूल नंबर 4 के अंदर ये बात की जा रही है। इसके बाद शेड्यूल नंबर 5 आ जाता है। शेड्यूल नंबर 5 है आपका शेड्यूल एरिया से रिलेटेड। शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एरियाज की बात करें तो शेड्यूल कास्ट भी आ जाएंगे, शेड्यूल ट्राइब्स भी आ जाएंगे। इन एरियाज के संरक्षण, कंजर्वेशन, रिजर्वेशन की बात हो रही है, इनको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, इनके प्रोटेक्शन की बात होती है। जो भी हमारे देश के अंदर शेड्यूल एरियाज हैं, जहाँ ट्राइब्स ज्यादा हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ऐसे एरिया को कुछ अलग तरीके से प्रोटेक्शन करना, कंजर्व करना और कुछ अलग से एमिनिटीज प्रोवाइड करना, ये शेड्यूल नंबर 5 का एक हिस्सा माना जाता है। तो शेड्यूल 5 में इसको डिफाइन किया जाता है। तो ये हो गया आपका टीयर्स, जिसकी हम लोग टीयर्स की बात करते हैं। तो टीयर्स का मतलब होता है ये, जिसमें 5 शेड्यूल्स हमने पढ़ लिए ऑफ OLD ओल्ड। ठीक, इसका मतलब देखिए, अब हमारे 5 शेड्यूल्स हमने पढ़ लिए। ये 6 शेड्यूल हो गया, ये 7 शेड्यूल हो गया, ये 8 शेड्यूल हो गया, ये हमारा 9 शेड्यूल हो गया और ये हमारा 10th शेड्यूल हो गया। टोटल मिला के अब 5 शेड्यूल वहां पढ़े और 5 शेड्यूल्स यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इन शेड्यूल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? इनके अंदर लिखा हुआ है अदर स्टेट्स के बारे में। अदर स्टेट, अभी हमने यहाँ पे देखो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा शेड्यूल एरियाज। शेड्यूल एरियाज या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड एरियाज को प्रोटेक्ट करना है, ऐसी स्टेट को प्रोटेक्ट करना है जहाँ पे ये लोग ज्यादा होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल दिया जा रहा है इनके अलावा भी कुछ अदर स्टेट्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करना है। वो कौन सी स्टेट्स हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। एफ का मतलब है फेडरल स्ट्रक्चर, एफ का मतलब बोला जाता है फेडरल स्ट्रक्चर से। ठीक, यहाँ ओ का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज, ये ओ का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज। एल का मतलब यहाँ पे लैंड रिफॉर्म से हो जाता है, ये हमारे लैंड रिफॉर्म से। ठीक, डी का मतलब हो जाता है डिफेक्शन से। ठीक, डिफेक्शन से डी का मतलब हो जाता है। तो समझ लेते हैं एक करके फिर से वापस से कैसे इसको समझना है, क्या करना है। तो देखिए, हमने बात करी सबसे पहले अदर स्टेट्स की। अदर स्टेट्स का मतलब हम ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट ट्राइबल एरियाज को ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको एक्चुअल में उनके कल्चरल बेसिस के आधार पे, उनके इकोनॉमिक बेसिस के, पास्ट के बेसिस पे, उनके कास्ट, कल्चर या फिर उनकी सोसाइटी के बेसिस पे हमें अभी भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उनको कंजर्वेशन देने की जरूरत है। तो ऐसी कुछ स्टेट्स हमारे यहाँ पे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसी 4 स्टेट्स अभी भी हैं जिनको हमें स्पेशल प्रोविजंस देना पड़ते हैं। कहने का मतलब आप इसको याद कर सकते हो एएम और टीएम के नाम से। ये वो स्टेट्स हैं जिनको आपको स्पेशल प्रोविजंस देना। इसी के लिए सोनम वांगचुक नाम आपने सुना होगा। जो सोनम वांगचुक ने एक बहुत बड़ी हड़ताल करी थी, लद्दाख के अंदर भूख हड़ताल करी थी, तो मुद्दा कहां से उठा था? वही वाला मुद्दा उठा था। वो लद्दाख को लाना चाहते थे इसी वाले शेड्यूल के अंदर। कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल नंबर 6, जो अदर स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को अलग से कुछ स्पेशल प्रोविजंस देता है। क्या स्पेशल प्रोविजन? कहने का मतलब यह है कि उन एरियाज को बजट में ज्यादा एलोकेशन मिलेगा। सरकार जो भी बजट बनाएगी, अगर उत्तर प्रदेश को 50 रुपए दे रही है तो इन लोगों को 10 बढ़ा के 60 रुपए दे देगी। एम्प्लॉयमेंट में इन लोगों को ज्यादा रिजर्वेशन मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के अंदर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इनइक्वालिटी को रिमूव करने की बात होगी, वहां के लैंड रिफॉर्म्स किए जाएंगे, इनकी पॉवर्टी इनइक्वालिटी को दूर करने की बात की जाएगी। ये सब कुछ स्पेशल प्रोविजंस इनके अंदर किए जाते हैं। तो ये एएमटीएम का पार्ट होते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है फेडरलिज्म के आइडिया से इसको लिया गया है। फेडरलिज्म का आइडिया क्या होता है? फेडरलिज्म का आइडिया ये होता है कि भाईचारा, आपस में भाई एक जो रिलेशन है वो रिलेशन प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट रहे, बना रहे। तो उस रिलेशन की अगर बात करें तो हमें पता है हमारे यहाँ पे एक तो सेंटर है और हमें ये भी पता है हमारे यहाँ पे एक स्टेट है। तो सेंटर और स्टेट के रिलेशन की बात करता है फेडरलिज्म। सेंटर और स्टेट के रिलेशन की बात कौन कर रहा है? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म बता रहा है कि दोनों के बीच में एक भाईचारा, फेडरलिज्म, एक ब्रदरहुड रहना चाहिए। ये ब्रदरहुड कैसे रहेगा? ये तभी रहेगा जब इन लोगों के मैटर्स को दोनों को बांट दिया जाए। कह दिया जाए कि सेंटर तुम्हारे मुद्दे और स्टेट से कह दिया जाए ये तुम्हारे मुद्दे। तो सेंटर को सेंटर का मुद्दा दे दिया जाए, स्टेट को स्टेट का मुद्दा दे दिया जाए, तो इन लोगों में कभी लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा सेंटर में हो सकता है आज के टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट है, ये हो सकता है, और कभी हमने देखा बंगाल के अंदर या अदर स्टेट के अंदर कोई लोकल पार्टी गवर्नमेंट होती है। अब इस लोकल पार्टी गवर्नमेंट की इस गवर्नमेंट से नहीं बन रही होती है, तो दोनों में विवाद हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है ना, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो इसको लेके ये लोग आपस में ना लड़े। ऑलरेडी हमने क्या करा? फेडरलिज्म, हमने सब्जेक्ट्स का डिवीजन कर दिया। हमने क्या करा? सब्जेक्ट्स का डिवीजन कर दिया। हमने क्या करा? उनको लिस्ट में डिवाइड कर दिया। सब्जेक्ट का डिवीजन या लिस्ट में हमने एक लिस्ट बना दी। ये हमारी सेंटर की लिस्ट होती है जिसको हम लोग कहते हैं यूनियन लिस्ट। एक हमारी स्टेट लिस्ट होती है और एक हमारी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट हमने सबके मैटर्स को अलग अलग करके डिफाइन कर दिया। हमने कहा ये सेंटर की यूनियन की लिस्ट है, जब ये टॉपिक आएंगे तो सिर्फ इस पे यूनियन बोलेगा, वही कानून बनाएगा, इसमें स्टेट बीच में नहीं आएंगे, स्टेट का कोई लेना देना नहीं होगा। और जब स्टेट से रिलेटेड कोई मैटर होगा जो इसकी लिस्ट में आएगा वहां यूनियन बीच में नहीं आएगा, यूनियन का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। और जब कॉन्करेंट का मैटर आएगा तो बोथ चाहे स्टेट हो या फिर सेंटर हो, दोनों इससे रिलेटेड कानून बना सकते हैं, दोनों के पास में इसके राइट्स दिए गए। चलो समझते हैं अब क्या क्या है। जैसे सेंटर है, अब सेंटर को दे दिया गया डिफेंस का मुद्दा। यहां बोल दिया गया कि डिफेंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, देश के हित की बात करता है, देश की अपॉर्चुनिटीज हमें कहीं ना कहीं यहीं से प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करनी है, हमें डिफेंस में ही सबसे ज्यादा इंस्टॉल करना रहता है अपने आप को। तो सेंटर अपने आप को सबसे ज्यादा इन्वॉल्व डिफेंस। अब डिफेंस से रिलेटेड कोई भी कानून बनेगा, कोई भी लॉ बनेगा, वो सब बनाने के लिए जिम्मेदार सिर्फ सेंटर है, स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। डिफेंस के अलावा हम लोग बात करें अगर बैंकिंग की, तो बैंकिंग रिलेटेड, या फिर आप लोग बात कर लीजिए बैंकिंग एंड मनी, या फिर फाइनेंशियल मैटर्स की, तो सारे के सारे फाइनेंशियल मैटर्स भी कौन देखेगा? वो हमारा सेंटर या यूनियन ही देखता है। या फिर हम लोग बात कर लें इसके अंदर फॉरेन ट्रेड, फॉरेन डिपार्टमेंट, फॉरेन अफेयर्स की, तो फॉरेन अफेयर्स का भी सारा का सारा जिम्मेदारी सेंटर की होती है। तो सेंटर विल सी कि क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए कानून सिर्फ सेंटर बना सकता है और कोई नहीं बनाएगा। स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट के अंदर टॉपिक दे दिया गया, जैसे पुलिस स्टेट का टॉपिक है। अगर स्टेट कोई भी ऑर्डर देगा तो पुलिस फॉलो करेगा। सेंटर की अथॉरिटी के अकॉर्डिंग पुलिस काम नहीं करती है, स्टेट की अथॉरिटी के अकॉर्डिंग पुलिस काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम एग्रीकल्चर मान लें, एग्रीकल्चर इसका एक टॉपिक हो सकता है जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आने वाला। कॉन्करेंट जिसपे दोनों कानून बनाए वो क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं जैसे हम लोग बात कर लें एजुकेशन की, एजुकेशन पे स्टेट भी कानून बना सकता है, सेंटर भी बना सकती है। हम लोग बात कर लें हेल्थ की, हेल्थ पे स्टेट सेंटर दोनों कानून बनाते हैं। हम लोग मैरिज की बात कर लें, मैरिज के ऊपर भी दोनों कानून बनाते हैं। डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स पे भी दोनों कानून बनाते हैं। तो ये हमारा फेडरलिज्म है। सारे के सारे टॉपिक्स को अलग अलग डिवीजन दे दिया गया और बोला गया इस डिवीजन के अकॉर्डिंग ही
यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप बात करिए, इसको सेंटर के टॉपिक, स्टेट के टॉपिक और कॉन्करेंट के टॉपिक में डिवाइड कर दीजिए। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, हमारे देश की कोई भी एक आधिकारिक भाषा नहीं है, ना ही कोई देश की एक नेशनल लैंग्वेज है। हिंदी बोलते बहुत लोग हैं, बट हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, क्योंकि बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस या फिर अलग अलग तरीके की स्टेट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग भी हमारे देश में हैं, तो हमने इसको कभी भी अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। बहुत सारी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे यहाँ पे, टोटल मिला के 22 लैंग्वेजेस आर द पार्ट ऑफ अवर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 22 लैंग्वेजेस, हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, बोडो, डोगरी, बहुत सारी भाषाएं हमारी 22 लैंग्वेजेस का पार्ट बनती है, ठीक है। लेकिन जब हमें पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसी जगहों पे अगर अपनी किसी भी आधिकारिक तौर पे भाषाओं का यूज करना हो, तो दो भाषाएं हिंदी और इंग्लिश, इन भाषाओं का ज्यादा यूज होता है। लैंड रिफॉर्म, शेड्यूल नंबर 9 में लैंड रिफॉर्म दिया गया। कौन से लैंड रिफॉर्म की बात कर रहे हैं? लैंड रिफॉर्म वो बात कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए कुछ लॉ बनाए थे। ब्रिटिशर्स ने क्या करे थे? कुछ लैंड रिफॉर्म्स तो नहीं किए थे, लैंड का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए कुछ लॉ बनाए थे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ऐसे कुछ सिस्टम को अब यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और लैंड रिफॉर्म्स को इंडियन लॉ ने अपने हिसाब से बनाना शुरू कर दिया। ऐसे भी लॉ बने कि कुछ लोग यहाँ से चले गए कहाँ? पाकिस्तान, और पाकिस्तान जाने के बाद इंडिया की लैंड को खाली करके गए, तो वहां से पाकिस्तान से भी तो इंडिया बहुत सारे लोग आए होंगे पार्टीशन के बाद, तो हमने क्या करा? उनको इंडिया के अंदर जगह दी और वो लैंड रिफॉर्म्स का मतलब सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का काम हमने उस समय में किया था। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ये 1951 में, उसी के तहत जोड़ा गया था लैंड रिफॉर्म्स को। तो शेड्यूल 8 ही थे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, नवा पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया। डिफेक्शन का मतलब होता है, हमारे यहाँ पे एक लॉ बना हुआ है एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है दल नहीं बदलने देंगे, है ना। तो दल बदल और दल नहीं बदलने देंगे, क्या मतलब हो गया? आप अपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हो, उस पॉलिटिकल पार्टी ने आपको सांसद बनाया, उसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको विधायक बनाया, और अब आप कह रहे हो कि नहीं मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगा, अब मेरा मन है मैं दूसरी पार्टी में चला जाऊं, तो आपको अपनी सदस्यता, मेंबरशिप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सांसद और विधायकी को छोड़ना पड़ेगा। इसको कहते हैं दल बदल का काम। पहले बहुत होता था ऐसा, पहले लोग लगातार कोई इस पार्टी में जा रहा, कोई इस पार्टी में जा रहा, एमपी भी बने रह जा रहे हैं और साथ साथ में विधायक भी बने रह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत होता था, ठीक। एक पर्सन थे, उनका नाम था राम, एक पर्सन थे राम, कभी ये इधर से उधर पार्टी में, जनता दल से कांग्रेस, कांग्रेस से जनता दल, जनता दल से कांग्रेस, कांग्रेस से जनता दल, इधर ही उधर घूमते रहते थे। तो ऐसे इंसान को रोकने के लिए क्या करा गया? उस समय एक केस आया, बड़ा पॉपुलर केस हुआ ये, इसका नाम था आयाराम और गयाराम। बड़ा इंटरेस्टिंग केस था और आपको नाम भी आसानी से याद हो जाएगा। एक ऐसा केस जिसको आयाराम गयाराम के नाम से जाना जाता है, और इस केस ने ये क्यों क्या कर रहे थे? कभी इस पॉलिटिकल पार्टी में आ रहे थे और कभी उस पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे थे, तो आने जाने वाला प्रोसेस को रोकने के लिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ बना दिया गया। बोला गया कोई भी अपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज करता है, अपने दल को बदलता है, तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाएगी। हाँ, एक शर्त रख दी गई, एक शर्त रख दी गई कि आप एक रेशियो लेके आते हो। अगर रेशियो का मतलब फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल के तौर पर 33% सदस्य या मेंबर अपने साथ लेके चले आइए, एग्जाम्पल है, अगर 33% लोग अगर आप अपने साथ लेके चले आते हो, तो 33% लोगों को अगर आप इकट्ठा लेके आ रहे हो, तो आपकी विधायकी नहीं जाएगी, आपकी सांसदी नहीं जाएगी। आप राघव चड्ढे वाला केस देख लीजिए, राघव चड्ढा अभी जो केस हुआ, जो एमपी थे आम आदमी पार्टी में, कहीं ना कहीं वो थे, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी और 7-8 लोगों को और लेके चले गए। बंगाल के अंदर आप देख लीजिए, क्यों इतने लोगों को लेके जा रहे हैं? अकेले क्यों नहीं जा रहे? डर है ना कि मेंबरशिप चली जाएगी, हम मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बचेंगे। और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, और एग्जाम्पल में बंगाल के अंदर टोटल मिला के 20 लोगों ने सीधा सीधा अपनी पूरा दल ही बदल दिया। एक ने क्यों नहीं बदला, दो ने क्यों नहीं बदला, इकट्ठा 20 लोग क्यों बदल रहे? क्योंकि पता है इससे हमारी मेंबरशिप बची रह जाएगी, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बने रह जाएंगे। तो इसलिए अगर इतना एक रेशियो लेके आप आते हो, तो आपके ऊपर डिफेक्शन का लॉ नहीं लगता, ठीक। ये तो हो गया आपके 10 शेड्यूल। चलो 10 शेड्यूल के बाद में 2 और बचे, लास्ट शेड्यूल नंबर 11। हमने पढ़ लिया टीयर्स ऑफ ओल्ड, अब हमारे पास में आएगा पी और एम। तो शेड्यूल नंबर 11 और 12, 11-12 आसान है, दोनों चीजों में कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं समझने में। पी का मतलब होता है पंचायती राज, ये हमारा पंचायती राज सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम हम इसको बोलते हैं, ठीक। और एम का मतलब होता है म्युनिसिपैलिटीज, ये म्युनिसिपैलिटीज है, ये म्युनिसिपैलिटीज का काम करते हैं, ठीक है। क्या है पंचायती राज सिस्टम?
आपको पता है हमारे यहाँ पे एक सिस्टम चलता है, ये वाला सिस्टम है हमारे यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, पावर का इक्वल डिवीजन करा गया है, सब लोगों को पावर्स देनी है, सबको बराबर देनी है। फॉर एग्जाम्पल इस वाले डब्बे में यूनियन है और यूनियन को सबसे ज्यादा पावर आती है, कौन बनता है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर बनता है सबसे ऊपर। पावर एक ही के हाथों में इसी डब्बे में थोड़ी स्टोर है, पावर को नीचे डिसेंट्रलाइज करा गया, स्टेट में भेजी गई ये पावर, तो स्टेट में ये पावर किसके पास होती है, सीएम के पास में होती है। और नीचे इन पावर को करा गया, बोले और भी नीचे पावर्स दी जाए तो विलेजेस में होती है, विलेजेस में कौन होता है, पंचायत होती है, पंचायत होती है यहाँ पे। तो पंचायती राज सिस्टम इसको बेसिकली बोला जाता है, हम लोग इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन, इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन करा गया और क्या करा गया, पंचायती राज सिस्टम में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर दिया। तो ये पंचायत है, विलेजेस के अंदर पंचायत होती है, प्रधान विधान के जो इलेक्शन होते थे जो आप देखते थे वो सब इसका पार्ट होते। म्युनिसिपैलिटीज क्या है, म्युनिसिपैलिटीज बेसिकली आपने नाम सुना होगा नगर पालिका, आपने नाम सुना होगा नगर परिषद, आपने नाम सुना होगा नगर निगम, ये सब आपकी म्युनिसिपैलिटीज हैं, तो पार्ट नंबर 12 का पार्ट बनते हैं। तो म्युनिसिपैलिटीज, अच्छा ये जोड़े कब गए, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहां से इनको ऐड किया गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही बाद में ऐड किए गए थे। और वो डिफेक्शन वाला, ये डिफेक्शन वाला 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये टोटल मिला के इस तरीके से डिवीजन किया जाता है। म्युनिसिपैलिटीज में आप नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम सुने ही होंगे, ये कौन होते हैं, ये वो जो आपके लोकल एरियाज में कूड़े वाला आता है, कूड़ा उड़ा लेने, नगर पालिका के लोग होते हैं। स्ट्रीट लाइट खराब हो गई, आपके खंबे में पोल वोल की लाइटें सही करना, आपके पार्क आर्क होते हैं, अब आपकी कॉलोनी में या जो आपके एरियाज होते हैं उसमें पार्क वार्क होते हैं, उनका सौंदर्यकरण करना, उनका ब्यूटिफिकेशन करना, ये सब काम किसको दिया गया, नगर पालिका और नगर परिषद, म्युनिसिपैलिटीज को बेसिकली दिया गया। तो इनका काम ये होता है, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने आपको जितना भी अभी तक पढ़ाया उसमें पढ़ाने में आपको मेरे ख्याल से ये शेड्यूल्स का क्लासिफिकेशन अब समझ आ गया होगा। इन शेड्यूल्स की जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे 12 शेड्यूल्स मेरे ख्याल से अब आपको बहुत क्लियरली समझ आ गए होंगे। मैंने एक एक को बहुत डिफाइन करके आपको बता दिया, समझा दिया। एक आध क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाद में फिर हमारी मुलाकात होगी इसी कैवेलियर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग फिर से इस टॉपिक के ऊपर एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच, यहीं रखते हैं आज की क्लास को। जय हिंद, टेक केयर।